हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डेफिनेटली लास्ट मिनट रिविजन्स चल रही होंगी फॉर श्योर। लेकिन हाँ, थोड़ा स्ट्रेस तो ज़रूर हो रहा होगा, है ना। आपके इसी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इसी सब के लिए, इस सब में आपकी हेल्प करने के लिए हेलिक्स इंस्टीट्यूट की नीट की तैयारी सीरीज, जो आपको हेल्प करेगी आपकी लास्ट मिनट रिवीजन में। और आई एम रमनीत और मैं लेके आई हूं आपके लिए इसी सीरीज में एक सेशन अमीन्स का, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा लेकिन लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर बिल्कुल भी नहीं है। इस सेशन में, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं, एनसीईआरटी में से ही हैं, और कुछ नीट के पीवाईक्यू भी। इसीलिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी चाहिए, ताकि आपकी अमीन्स चैप्टर की रिवीजन के लिए आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। इसके साथ हम शुरू करते हैं बेटा। व्हाट आर अमीन्स? अमीन क्या है? अमीन वर्ड जो है वो अमोनिया से आया। ये अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल, और अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल में एल्काइल ग्रुप डाल देते हैं हाइड्रोजन की जगह पर, तो वो अमीन बन जाता है। हाँ, यहाँ हम ऑफ कोर्स एलिफैटिक अमीन की बात कर रहे हैं, एल्काइल अमीन्स की बात कर रहे हैं। एल्काइल अमीन्स में आपने अमोनिया का हाइड्रोजन निकालना है, उसकी जगह पे एल्काइल ग्रुप डाल देना है। और आपने कितने एल्काइल ग्रुप डाले, इसी बेसिस पर अमीन्स को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी सॉल्ट में भी कैटेगराइज किया जाता है। यहां देखिए, ये था अमोनिया। अगर अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के हमने एक एल्काइल ग्रुप डाल दिया, तो RNH2 बन गई, जिसको हम प्राइमरी अमीन कहते हैं। प्राइमरी अमीन को सोचने का तरीका यह भी है कि नाइट्रोजन आगे एक ही कार्बन को बॉन्डेड है। बेटा एल्काइल ग्रुप में कार्बन है ना, एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, इस तरह से। सेकेंडरी अमीन में दो एल्काइल ग्रुप्स आ चुके हैं, नाइट्रोजन दो कार्बन्स को बॉन्डेड है। और टर्शरी अमीन में नाइट्रोजन तीन कार्बन्स को बॉन्डेड है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट क्या है? यहां नाइट्रोजन चार कार्बन्स को बॉन्डेड है, तभी हम इसको क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल, टेट्रा एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। एल्काइल कोई भी हो सकता है, मिथाइल, इथाइल, इस तरह के इसमें ग्रुप्स होंगे। और बेटा अमीन्स की हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी यूजेस हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ये नाम बेनेड्रिल, नाम तो सुना ही होगा। बेनेड्रिल कहाँ यूज करते हैं? बेटा बेनेड्रिल जो है एक एंटी एलर्जिक, एंटी हिस्टामिन ड्रग है। और ध्यान से देखिए, इसके स्ट्रक्चर में ये रहा नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन फर्दर बॉन्डेड है कितने कार्बन्स को? ये देखिए, ये नाइट्रोजन आगे 1, इधर 2 और इधर 3। नाइट्रोजन आगे 3 कार्बन्स को बॉन्डेड है। इसका मतलब बेनेड्रिल में एक टर्शरी अमीनो ग्रुप है। बेनेड्रिल में एक टर्शरी अमीनो ग्रुप है। एनसीईआरटी अमीन्स के चैप्टर में फर्स्ट पेज पर बेनेड्रिल का एग्जांपल देती है। सिमिलरली एफेड्रिन, एनसीईआरटी लिखती है बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड है। यस ऑफ कोर्स। इसमें ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन बेटे आगे कितने कार्बन्स को बॉन्डेड है? ये देखो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा। क्योंकि नाइट्रोजन दो कार्बन्स को बॉन्डेड है, इसीलिए यहां एफेड्रिन में सेकेंडरी अमीनो ग्रुप है। और नोवोकेन की बात भी करती है बेटे एनसीईआरटी। नोवोकेन जो है वो एनेस्थेटिक के तौर पे यूज होता है डेंटिस्ट्री में। और नोवोकेन में एक नाइट्रोजन तो ये रहा, जो आगे 3 कार्बन्स को बॉन्डेड है। क्योंकि ये नाइट्रोजन 3 कार्बन्स को बॉन्डेड है, ये रहा बेटे नाइट्रोजन आगे 3 कार्बन्स, तो ये टर्शरी अमीनो ग्रुप है। लेकिन इसी नोवोकेन में एक प्राइमरी अमीनो ग्रुप भी है। ध्यान से देखिए, ये जो नाइट्रोजन है ये बेंजीन रिंग के एक ही कार्बन को बॉन्डेड है, तो ये प्राइमरी अमीनो ग्रुप है। इस तरह से हम अमीनो ग्रुप को या अमीन को कैटेगराइज करते हैं, नाइट्रोजन जितने कार्बन्स को बॉन्डेड है उसके अकॉर्डिंग। नाइट्रोजन एक कार्बन को बॉन्डेड तो प्राइमरी, 2 को बॉन्डेड सेकेंडरी, 3 को बॉन्डेड टर्शरी। ये तीनों ही ऐसे एग्जांपल्स हैं जो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर की बिगिनिंग में ही एनसीईआरटी इनको डिस्कस करती है।
इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करते हैं कि अमीन्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। उसी के लिए हमारा पहला क्वेश्चन आ गया जो कहता है कौन सी ऐसी अमीन्स हैं जिनको हम गैब्रियल सिंथेसिस से प्रिपेयर कर सकते हैं। गैब्रियल सिंथेसिस कहें या गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, दोनों एक ही बात है। इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या है। देखिए, ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस क्या है। गैब्रियल थैलीमाइड, सबसे पहले तो थैलीमाइड क्या होती है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर यहां पे बना हुआ है इसको हम थैलीमाइड कहते हैं। वाई थैलीमाइड? ये थैलीमाइड इस तरह से बनी कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ दो COOH बॉन्डेड है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड बॉन्डेड है, तो इसको हम थैलिक एसिड कहते हैं। थैलिक एसिड में से हमने बनाई यहां पर इमाइड। ये इमाइड है बेटा, इसके इधर भी C डबल बॉन्ड हुआ है और इसके इधर भी C डबल बॉन्ड हुआ है, इसीलिए इसको थैलिक एसिड की इमाइड यानी थैलीमाइड बोलते हैं। अब थैलीमाइड में यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन जो है उसके पास एक लोन पेयर है, और ये जो इसका हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। ये एसिडिक क्यों है? क्योंकि जब ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो नाइट्रोजन पर आ जाएगा बेटे एक नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज दोनों C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सिमिलरली इधर भी जा सकता है रेजोनेंस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दोनों C डबल बॉन्ड O पर डिलोकलाइज हो सकता है। इसीलिए ये जो इसका H पॉजिटिव निकलने के बाद कॉन्जुगेट बेस बना बड़ा स्टेबल है, इसीलिए थैलीमाइड का हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक है। गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में हम करते क्या है, हम थैलीमाइड लेते हैं और थैलीमाइड को ट्रीट करते हैं बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और बेस है तो यहां से इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलाकर वाटर बन जाएंगे, तो वाटर यहां से निकल जाएगा। जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम आयन था वो वहां पर थैलीमाइड का पोटेशियम सॉल्ट बना लेता है। ये जो बना दिस इज पोटेशियम थैलीमाइड, इसको हम पोटेशियम थैलीमाइड कह सकते हैं। ये पोटेशियम थैलीमाइड बन गया जो कि थैलीमाइड का सॉल्ट है। हाँ, हमने जो इसमें KOH लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइंस, इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसकी जो सॉल्यूशन बनानी है वो पानी में नहीं बनानी, अल्कोहल में, इथेनॉल में बनानी, और पोटेशियम सॉल्ट बन गया थैलीमाइड का। इसी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड को हम ट्रीट करते हैं बेटे एल्काइल हैलाइड के साथ। एल्काइल हैलाइड RX हमारे लिए एल्काइल हैलाइड है। ऐसा करने पर होता क्या है, यहां से ये जो आपके पास पोटेशियम है और दूसरी तरफ से ये हैलोजन, ये दोनों मिलाकर पोटेशियम हैलाइड बना देंगे जो रिमूव हो जाएगा, और आपके पास जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एन एल्काइल थैलीमाइड। एन एल्काइल क्यों? नाइट्रोजन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा है ना, इसीलिए इसको एन एल्काइल थैलीमाइड बोलते हैं। अब ये जो एन एल्काइल थैलीमाइड हमारे पास बन गया, इसको हम हाइड्रोलाइज कराते हैं एक्वस NaOH के साथ। जब हमने इसको एक्वस NaOH के साथ हाइड्रोलाइज कराया तो इसके बॉन्ड कुछ इस तरह से टूटेंगे। आप ऐसे सोच सकते हैं कि Na और O वो यहां रह गया और H जो है वो यहां जुड़ गया, और आपके पास जो बना बेटे ये थैलिक एसिड का ही पोटेशियम सॉल्ट है, सॉरी सोडियम सॉल्ट है, और साथ में मिल गई प्राइमरी अमीन। तो यहां से यह भी समझ में आया कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन को सिंथेसाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी टर्शरी अमीन की प्रिपरेशन गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। अच्छा, ये प्राइमरी अमीन था। नेट हम यहां पे क्या सोच सकते हैं? अगर हम ध्यान से सोचे तो कुछ ज्यादा नहीं है।
हमने RX से शुरू किया था और RNH2 बन गया बेटा। RX का X निकल गया, उसकी जगह पे NH2 आ गया। ये एक SN रिएक्शन है। SN का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। एल्काइल हेलाइड का हेलाइड निकल गया और उसकी जगह पे NH2 नेगेटिव ने उसकी जगह ले ली। तो हाँ, ये एक SN रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। रिएक्शन तो हमने समझ लिया, चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था। लेट्स गो टू द प्रीवियस पेज एंड डिस्कस कि यहां पर आंसर क्या आएगा। पहला, आइसोब्यूटाइलअमीन। बेटे आइसो ग्रुप क्या होता है ये सोचते हैं। आइसोब्यूटाइलअमीन जो है बेटे ये आइसो ग्रुप है, CH3CH और इसके साथ एक NH2 लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटाइल अमीन। क्या ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर हो सकता है? क्या ये प्राइमरी अमीन है? नाइट्रोजन आगे एक ही कार्बन को बॉन्डेड है, तो हां ये प्राइमरी अमीन है। एक और चीज जो सोचने वाली है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में, वो ये थी कि एरोमेटिक अमीन्स को हम गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते। देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन एरोमेटिक प्राइमरी अमीन क्यों प्रिपेयर नहीं हो सकती? क्योंकि बेटे एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के लिए आपको एराइल हेलाइड चाहिए। एराइल हेलाइड क्या होता है बेटे? ये एराइल हेलाइड, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर लगा हुआ हैलोजन। एराइल हेलाइड SN रिएक्शन दिखाने की टेंडेंसी बहुत ही कम रखते हैं, आसानी से SN रिएक्शन नहीं दिखाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां ये जो हैलोजन का लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर डीलोकलाइज हो जाता है। इसकी वजह से जो ये कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड होने की वजह से वो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं तो एराइल हेलाइड नॉर्मल कंडीशंस में SN रिएक्शंस नहीं दिखाते हैं। इसीलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, ये सारा पैराग्राफ NCERT से है, एज इट इज NCERT से लिया हुआ, सो आंसर लाइज विद इन NCERT इटसेल्फ। तो आइडिया ये है कि एराइल हेलाइड से हम एरोमेटिक प्राइमरी अमीन गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बना सकते। गेटिंग बैक टू द क्वेश्चन, आइसोब्यूटाइल अमीन तो प्रिपेयर हो जाएगी क्योंकि ये प्राइमरी अमीन है, और हाँ एरोमेटिक भी नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन तो डेफिनेटली हमारा आंसर है कि आइसोब्यूटाइल अमीन विल बी प्रिपेयर्ड, ये हो जाएगी प्रिपेयर। सेकंड पे चलते हैं, 2-फिनाइल इथाइल अमीन। बेटे ये इथाइल अमीन और इसकी 2 पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग लगा हुआ है। ऑफ कोर्स यहां पे साथ में हाइड्रोजन्स हैं। सवाल यह है कि क्या ये गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर हो जाएगा? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि एरोमेटिक अमीन्स तो प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन एरोमेटिक अमीन्स मतलब क्या, ये भी तो समझना है। एरोमेटिक अमीन मतलब जहां नाइट्रोजन जो है अमीनो ग्रुप का, वो सीधा बेंजीन रिंग को बॉन्डेड है। अगर हम इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन सीधा बेंजीन रिंग को बॉन्डेड नहीं है, बीच में 2 कार्बन हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि नाइट्रोजन का लोन पेयर तो बेंजीन पर डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा, और अगर लोन पेयर डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आसानी से प्रिपेयर हो सकता है। इसकी अगर हम पेरेंट अल्काइल हैलाइड ले ले, वहां भी तो NH2 की जगह यहां हैलोजन होगा, हैलोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं होगा, कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा, तो ये आराम से प्रिपेयर हो जाएगी गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से। ये भी हमारा आंसर है। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड इज N-मिथाइल बेंजाइल अमीन। ये देखिए, आपको बेंजाइल अमीन चाहिए बेटा। बेंजाइल पोजीशन होती है बेंजीन रिंग का साथ वाला कार्बन,
ये रही बेंजाइलमीन, इसके आगे एक नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन पर एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। दिस इज बेसिकली एन मिथाइल बेंजाइलमीन। क्या ये प्रिपेयर हो जाएगी? ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन आगे 2 कार्बन को बॉन्डेड है, और क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन को बॉन्डेड है तो ये तो सेकेंडरी अमीन हो गई। सेकेंडरी अमीन को आप गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए बेटा हम इसको प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कौन सी अमीन है? ये सेकेंडरी अमीन है। इसलिए गैब्रियल सिंथेसिस से हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन प्रिपेयर करेंगे, वो भी एलिफैटिक वाली। एरोमेटिक नहीं होनी चाहिए, मतलब NH2 सीधा नहीं जुड़ा होना चाहिए बेंजीन को। अभी इसकी डी ऑप्शन पर चलते हैं। डी ऑप्शन कहती है एनिलिन। बेटे एनिलिन में बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप है। इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे? है तो ये प्राइमरी अमीन, लेकिन इसको प्रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए तो एराइल हेलाइड ही होगा ना। और एराइल हेलाइड जैसे अभी डिस्कस किया, नॉर्मल कंडीशंस में SN रिएक्शन नहीं दिखाता है, इसलिए एनिलिन को हम गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि A और B हम दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं और C और D हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो आंसर इज बोथ A एंड B, दीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। और आपने यहां से ये भी सीख लिया कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस क्या है। अभी चलते एक नेक्स्ट रिएक्शन पर। नेक्स्ट रिएक्शन अगेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन NCERT स्पेशल, मतलब NCERT का ही रिएक्शन है, वो है हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। पहले क्वेश्चन देखते हैं। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट अमीन बनती है उसके कार्बन एटम्स पूछे हैं। क्या उसके कार्बन एटम्स सेम हैं जैसे कि रिएक्टेंट अमाइड के थे, या उससे एक कार्बन कम या ज्यादा, या 2 कार्बन कम है? इसके लिए आइए देखें हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन क्या है। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। NCERT कहती है हॉफमैन ने एक ऐसा मेथड डेवलप किया प्राइमरी अमीन बनाने के लिए, जिसमें वो क्या करते हैं, अमाइड को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं और साथ में एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं NaOH का। अमाइड से प्राइमरी अमीन बनती है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें बेटे, ये रही हमारी पेरेंट अमाइड, दिस इज द पेरेंट अमाइड RCONH2। ट्रीट किया आपने इसको ये ब्रोमीन और NaOH के साथ। बेटे ब्रोमीन NaOH की जगह पर अगर सोडियम हाइपोब्रोमाइट भी लिखा है, एक्चुअली इनके रिएक्शन से सोडियम हाइपोब्रोमाइट तो बन ही जाएगा, तो ये भी चलेगा। और प्रोडक्ट क्या बना? आपको मिला प्राइमरी अमीन। साइड प्रोडक्ट सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर। ये देखिए क्या हुआ यहां पे, ये RCONH2 का R ग्रुप लिया और NH2 ग्रुप लिया। हुआ ये है कि ये जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल ग्रुप पहले C डबल बॉन्ड O को बॉन्डेड था, लेकिन अब ये एल्काइल ग्रुप यहां से माइग्रेट करके किसके पास चला गया है? NH2 के पास चला गया है, तो RNH2 बन गया। यहां से जो CO था वो कार्बन NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम कार्बोनेट बना लेता है। अच्छा, यहां क्वेश्चन था नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाते हैं। C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन कम हो गया ना, इसलिए जितने कार्बन पेरेंट अमाइड में थे उससे एक कार्बन कम होगा प्रोडक्ट अमीन में। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो यही मिल गया कि 1 कार्बन एटम लेस। NCERT कहती है जब आपने प्राइमरी अमीन बनानी है तो आप क्या करते हो, अमाइड लेते हो, ब्रोमीन और NaOH के साथ ट्रीट करते हो। ऐसा करने पे एल्काइल या एराइल ग्रुप भी हो सकता है, वो माइग्रेट कर जाता है, कार्बन को छोड़ के किसके पास चला जाता है? नाइट्रोजन एटम के पास चला जाता है। और जो अमीन बनी ये देखो, उसमें एक कार्बन एटम कम है एज कंपेयर टू अमाइड।
और इसके साथ हम इसका मैकेनिज्म भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पिछले क्वेश्चन के आंसर पे जाते हैं। तो इससे हमें आंसर क्या मिला, हॉफमैन ब्रोमामाइड में जो आपकी प्रोडक्ट अमीन बनी उसका एक कार्बन कम था एज कंपेयर टू अमाइड, सो 1 कार्बन एटम लेसर देन अमाइड। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी देखते हैं, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, किस तरह से ये रिएक्शन हुआ वो भी सीखेंगे। उसके लिए फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, स्पीशीज इन्वॉल्व इन द हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कौन कौन सी ऐसी स्पीशीज हैं जो हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन या हॉफमैन ब्रोमामाइड, एक ही बात है। डिग्रेडेशन वर्ड क्यों यूज किया, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम हो रहे हैं ना, डिग्रेड वर्ड मींस कम होना, तो इसलिए डिग्रेडेशन हमने वहां यूज किया। इसको सॉल्व करने के लिए हमें हॉफमैन ब्रोमामाइड का एग्जैक्ट मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। लेट्स सी द मैकेनिज्म। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में एक इंट्रामोलिक्यूलर, बेटे इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल। रीअरेंजमेंट होती है। रीअरेंजमेंट मींस कोई एटम या ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया है, उसी मॉलिक्यूल के अंदर अंदर, तभी वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, इंट्रामोलिक्यूलर। ये इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होती है, किसकी, माइग्रेशन होती है। अभी जैसे हमने कहा या तो एल्काइल ग्रुप की या एराइल ग्रुप की। देखते हैं मैकेनिज्म। ये शुरू किया बेटा हमने यहां से, ये अमाइड थी, अमाइड पर ब्रोमीन आता है अटैक करने, जो हमने ब्रोमीन डाला था Br2 आता है। अमाइड का ये जो नाइट्रोजन है, यहां पर भी बेटा थोड़ा सा नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है, नाइट्रोजन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H पॉजिटिव निकल सकता है। मोर ओवर H पॉजिटिव के निकलने से जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो C डबल बॉन्ड O के साथ डीलोकलाइज भी हो जाएगा। तो यहां ये हाइड्रोजन थोड़ा सा सही, थोड़ा सा एसिडिक कैरेक्टर है हाइड्रोजन में। इसीलिए तो जब ये ब्रोमीन आया, इसने नाइट्रोजन के एक एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पे ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो गया। आपके पास जो बना वो है RCONHBr। यहां NH2 के एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या लग गया है, एक ब्रोमीन। अब आया KOH। KOH तो बेस है, बेस है तो क्या करेगा भाई, बेस है तो यहां से ये जो दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन था KOH ने यहां से इस H पॉजिटिव को निकाल दिया। H पॉजिटिव निकलने से क्या हुआ, वहां पे पोटेशियम सॉल्ट बन गया। हाँ, ब्रैकेट में लिखने का मतलब है ये अनस्टेबल है, दिस इज स्टेबल, ये पोटेशियम सॉल्ट बन गया। यहां से KBr, पोटेशियम और ब्रोमीन, ये यहां से निकल जाते हैं। अगेन एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको हम कहते हैं एसाइल नाइट्रीन। वाई एसाइल नाइट्रीन, RC डबल बॉन्ड O ग्रुप एसाइल ग्रुप होता है। RC डबल बॉन्ड O इज एसाइल। नाइट्रीन वर्ड तब यूज करते हैं जब नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर है और एक बॉन्ड पेयर है। यस, नाइट्रोजन 2 लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। यहां से एक और बात समझ में आनी चाहिए, जब नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर है तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट मतलब क्या, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तभी तो एसाइल नाइट्रीन जो है, अगर हमसे पूछा जाए तो हाँ, इट कैन बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो एसाइल नाइट्रीन है। अब ये एसाइल नाइट्रीन में होती है हमारी इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। यहां से ये एल्काइल ग्रुप, उसने कार्बन को छोड़ा और उसने जाके अटैक किस पे कर दिया, नाइट्रोजन पर। ये R ग्रुप टूटा, नाइट्रोजन के ऊपर अटैक कर गया और साथ ही साथ नाइट्रोजन का एक लोन पेयर नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना लेगा। इससे जो हमें मिला ये है एल्काइल आइसोसाइनेट। एल्काइल आइसोसाइनाइट को ऐसे भी लिख सकते हैं जी, इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस में आपका ये बॉन्ड टूटेगा। एक तरफ आपके पास जाएंगे 2 हाइड्रोजन और एक तरफ जाएंगे ऑक्सीजन। तो आपको जो प्रोडक्ट मिला
वो प्रोडक्ट RNH2 है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आगे NaOH की प्रेजेंस में उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और रिएक्ट करके क्या बनाता है? Na2CO3 एंड वाटर। तो CO2 गैस रिलीज नहीं होती, लेकिन क्योंकि मीडियम में NaOH था तो उसने उसके साथ सोडियम कार्बोनेट बना लिया। ये हमने सीखा बेटे हॉफमैन ब्रोमोमाइड का मैकेनिज्म। एक दो बातें और, अगर आपके पास कोई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, जैसे अमाइड्स ऑफ द टाइप RCONHR, जहां NH2 ग्रुप नहीं है, दोनों हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाले जो कंपाउंड्स हैं ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? मैकेनिज्म में दो स्टेप्स हुए हैं। पहले एक एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, फिर दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ। मतलब प्राइमरी अमीन बनाने के लिए दोनों एसिडिक हाइड्रोजन जो NH2 ग्रुप पर थे वो जरूरी हैं। इसलिए अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, ये दोनों टाइप की अमाइड्स हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन नहीं दिखाती। दे डू नॉट शो दिस रिएक्शन। दोनों अमाइड्स ये रिएक्शन नहीं दिखाती। इसके साथ चलते हैं जी हम प्रीवियस क्वेश्चन पर और उसका आंसर ढूंढते हैं। अगर हम देखें कौन कौन सी स्पीशीज हैं जो हॉफमैन ब्रोमामाइड में इन्वॉल्व थी। RCONHBr, लेट्स चेक। RCONHBr, यस, ये तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में इन्वॉल्व है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, RNCO, एल्काइल आइसोसाइनेट। अगेन यस, एल्काइल आइसोसाइनेट जो है ये हॉफमैन ब्रोमामाइड में इन्वॉल्व होती है। फिर से चलते हैं नेक्स्ट पर, RCONBr, चेक करते हैं जी। RCONBr, हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके साथ उसका केटाइन भी है, लेकिन ये स्पीशीज तो एग्जिस्ट कर रही है ना उसके मैकेनिज्म में, इसलिए हाँ ये भी एग्जिस्ट करती है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? ऑल दीज थ्री, A, B एंड C, ये तीनों की तीनों स्पीशीज हॉफमैन ब्रोमामाइड में इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने NCERT का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस कर लिया, वो था हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी अमीन? अभी तक हमने गैब्रियल थैलेमाइड और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शंस की बात की और दोनों में ही प्रोडक्ट प्राइमरी अमीन था। अब यहां पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी अमीन नहीं देगा। ये सब मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन है अमीन के, और इन सब से हमें अमीन्स मिलती है, लेकिन कौन सी, देखते हैं रिएक्शंस। पहला रिएक्शन तो आपके पास वही है बेटे, हॉफमैन ब्रोमामाइड। ये रही आपके पास अमाइड। अमाइड में आपने ब्रोमीन NaOH की जगह KOH भी डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम रिएक्शन होगा। CH3CONH2 से आपको CH3NH2 मिलेगा। नाइट्रोजन एक ही कार्बन को बॉन्डेड है तो ये प्राइमरी अमीन है। सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं, साइनाइड। अगेन NCERT का रिएक्शन। साइनाइड को नाइट्राइल भी कहते हैं, और नाइट्राइल या साइनाइड की जब हम रिडक्शन कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करा ले, या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन निकल की प्रेजेंस में करा ले, या हम सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में करा ले, तो हमें मिलती है बेटे प्राइमरी अमीन। ये जो सोडियम इथेनॉल वाली बात हम कर रहे हैं, दिस रिडक्शन इज कॉल्ड मेंडियस रिडक्शन, नाम है। और जैसा कि आपको पता है ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेंडियस रिडक्शन स्पेशली जब आप सोडियम और इथेनॉल यूज करते हैं साइनाइड पर। तीसरा है बेटे आपके पास एल्काइल आइसोसाइनाइड, और आप इसकी रिडक्शन कराएंगे हाइड्रोजन निकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो जो आपको मिलता है नाइट्रोजन बॉन्डेड टू 2 कार्बन, इधर वाला एल्काइल ग्रुप का कार्बन, इधर वाला भी कार्बन। क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन को बॉन्डेड है, ये तो सेकेंडरी अमीन है। इसके साथ क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया ना। क्वेश्चन पूछ रहा था कौन सेकेंडरी कौन प्राइमरी अमीन नहीं देगा, तो हाँ ये सेकेंडरी अमीन है, नॉट प्राइमरी, आंसर यही है। फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं, अमाइड्स की रिडक्शन
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्या मिलता है? अमीन। अच्छा, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में भी अमाइड से अमीन मिला था और यहां भी अमाइड से अमीन मिला, दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, हॉफमैन ब्रोमोमाइड में एक कार्बन कम हो जाता है। ध्यान से देखो, यहां 2 कार्बन है अमाइड में और प्रोडक्ट में एक ही कार्बन है अमीन में, लेकिन रिडक्शन में जितने कार्बन आपके अमाइड में हैं उतने ही कार्बन अमीन में भी होंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन सेम चाहिए तो हम अमाइड से रिडक्शन करा के अमीन बनाएंगे, और अगर हमें एक कार्बन कम चाहिए तो हम अमाइड से ब्रोमीन NaOH या KOH डाल के हॉफमैन ब्रोमोमाइड से अमीन बनाएंगे। वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। यहां CH3CONH2 था, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला तो ये रिडक्शन है, रिडक्शन से बनेगा क्या? CH3 CH2NH2 which is also a primary amine। फर्स्ट ऑप्शन में CH3NH2 ये भी प्राइमरी अमीन है, सेकेंड ऑप्शन में CH3CH2NH2 ये भी प्राइमरी अमीन है, लेकिन यहां हमें जो मिला वो क्या था? सेकेंडरी अमीन। इसीलिए हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन, सेकेंडरी अमीन, नॉट प्राइमरी। बेटे ये थी आपकी इंपॉर्टेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विद आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेफर्ड, और रीजन दे रहा है कि FeCl2 हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होकर HCl रिलीज कर देता है, इसलिए सिर्फ थोड़ा ही HCl चाहिए। देखते हैं ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं। उसके लिए हमें नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन, जो कि एक और मेथड ऑफ प्रेपरेशन है अमीन्स का, इसे देखना पड़ेगा। NCERT अगेन, नाइट्रो कंपाउंड्स को हम अमीन्स में रेड्यूस कर सकते हैं NO2 से NH2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। NO2 से NH2 बनाया, 2 तरह से रिडक्शन कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन साथ में पैलेडियम इथेनॉल डाल दें, या फिर टिन HCl या आयरन HCl डाल दें। यस, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन पॉसिबल है, ये सारे तरीके पॉसिबल है। पैलेडियम की जगह निकल भी चलेगा, प्लैटिनम भी चलेगा, वो भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजनेशन के लिए, रिडक्शन के लिए यूज हो जाता है। लेकिन NCERT स्पेशल आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रिडक्शन क्यों प्रेफर करते हैं? इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जो आयरन है ना, ये आयरन HCl से पहले रिएक्ट करता है, बनाता है FeCl2 और रिलीज करता है हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन निकली, ये हाइड्रोजन नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस करने के लिए यूज हो गई, NO2 से NH2 बनाने के लिए। लेकिन ये जो FeCl2 बना, ये FeCl2 वाटर की प्रेजेंस में वापस से हाइड्रोलाइज हो जाता है और क्या देता है? FeOH ट्वाइस, और साथ में दे देता है वापस से HCl। 2 moles ऑफ वाटर यूज फॉर दिस। यहां पर पानी के 2 moles जो हैं वो यूज होते हैं। HCl रिलीज हो गया। आपने शुरू में आयरन के साथ थोड़ा HCl डाला, लेकिन बाद में आपको HCl डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो HCl रीजनरेट हो जाता है, दोबारा से जनरेट हो जाता है। तो इसीलिए हाँ, हमें सिर्फ थोड़ा सा रिएक्शन को शुरू करने के लिए HCl चाहिए, बाद में तो वो HCl बाद में हम रीजनरेट करवा लेंगे, आयरन क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा। अब चलते हैं वापस, क्वेश्चन को आंसर करते हैं जी। रिडक्शन आयरन स्क्रैप और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ प्रेफर करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, और इसीलिए करते हैं क्योंकि जो FeCl2 बनता है वो हाइड्रोलाइज होकर HCl दे देता है, और रिएक्शन को शुरू करने के लिए बहुत ही थोड़ा सा HCl चाहिए। असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और रीजन उसका एग्जैक्ट आंसर भी बन रहा है, इसीलिए बेटे आंसर दे देंगे 1। assertion reason both are correct and reason is the explanation of the assertion। इसके साथ चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अब हम आ गए अमीन्स के बेसिक कैरेक्टर पर।
व्हाट इज बेसिक कैरेक्टर? बेसिक कैरेक्टर को दो सिंपल तरीकों से सोचा जा सकता है। जो सब्सटेंस अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है वो बेस है, या जो सब्सटेंस H पॉजिटिव गेन कर सकता है वो भी बेस है। अमीन्स में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो वो दे सकता है अपना लोन पेयर। H पॉजिटिव गेन करने के लिए भी नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ही यूज करेगा, इसलिए अमीन्स जो हैं वो बेस है। दे कैन डोनेट लोन पेयर, दे कैन एक्सेप्ट H पॉजिटिव ऑल्सो। केबी क्या है उसको देखने के लिए आइए एनसीईआरटी से बेसिक कैरेक्टर समझते हैं। बेसिक कैरेक्टर को हम केबी की टर्म्स में समझते हैं। केबी है क्या? यहां हमने क्या किया, यहां हमने अमीन को वाटर में डाला, क्योंकि अमीन बेस है तो पानी से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेती है और ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन बन जाता है। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, पानी का H पॉजिटिव तो ले लिया अमीन ने और OH नेगेटिव यहां पर बच गया। इस रिएक्शन के लिए जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा तो प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स, लेकिन वाटर जो है बेटा इसकी कंसंट्रेशन, पानी जो है वो लार्ज अमाउंट में है। जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, लार्ज एक्सेस में होती है, उसकी कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं। पानी की कंसंट्रेशन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो एक और कांस्टेंट आ गया जिसको हम केबी कहते हैं। केबी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस। केबी जो है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट है, लेकिन इसमें हमने वाटर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि पानी लार्ज एक्सेस में था। पीकेबी जो होता है वो माइनस लॉग केबी होता है और केबी से इनवर्स चलता है। मतलब अगर किसी बेस का केबी ज्यादा है तो उसका पीकेबी कम होगा। जो केबी का ऑर्डर है वही बेसिक कैरेक्टर का ऑर्डर है, लेकिन पीकेबी का ऑर्डर जो है वो उससे ऑपोजिट होगा, उससे इनवर्स होगा। अब अगर हम ध्यान से देखें कि एक्वस मीडियम में, उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें ऑर्डर चाहिए बेसिक कैरेक्टर का। अमीन्स एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन बनाती हैं। हाँ, एक्वस मीडियम में ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायंस बना रही है। अमीन्स एक्वस मीडियम में सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन बनाती हैं और ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन है बेटा, इनकी स्टेबिलिटी को हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन की बात करते हैं। प्राइमरी अमीन से जब हमने सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन बनाया तो वो RNH3 पॉजिटिव बना। सेकेंडरी अमीन से, ये प्राइमरी अमीन थी, सेकेंडरी अमीन से जब हम सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन बनाएंगे तो वो बनेगा R2। R2 को भी हम जरा ठीक से लिख देते, R2NH2 पॉजिटिव, ये सेकेंडरी अमीन, और टर्शरी अमीन R3N। इससे जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन मिला वो ये रहा। अब ये जो अमोनियम केटायंस हैं, सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम केटायन या अमीन का कॉन्जुगेट एसिड भी कह सकते हैं, ये केटायंस दो तरीके से स्टेबलाइज होते। कौन से दो तरीके से? पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसके पास बेटा 3 हाइड्रोजन है, तो ये 3 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। सेकेंडरी अमीन वाले के पास 2 हाइड्रोजन है, वो 2 पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और टर्शरी वाले केटायन के पास एक ही है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को सॉल्वेशन टर्म यूज किया गया है, सॉल्वेशन विद वाटर मॉलिक्यूल, यानी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाना। ध्यान से देखिए तो प्राइमरी वाले से 3 बन सकते हैं, सेकेंडरी वाले से 2 और टर्शरी वाले से 1। इसके हिसाब से सबसे स्टेबलाइज्ड प्राइमरी अमीन का केटायन है। लेकिन एक और रीजन भी है ना, वो है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट एल्काइल ग्रुप्स का। एल्काइल ग्रुप्स आप सबको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं,
प्राइमरी अमीन में एक ही एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी अमीन में दो दो डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप है, वो यहां से डोनेशन कर रहे हैं, और टर्शरी अमीन में तीन तीन एल्काइल ग्रुप्स हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हैं उतनी ज्यादा डोनेशन होगी, और अगर डोनेशन ज्यादा है तो इसके हिसाब से केटायन भी ज्यादा स्टेबल होगा। इसके अकॉर्डिंग टर्शरी अमीन का केटायन जो है उसे सबसे स्टेबल होना चाहिए। अब ये दो ऑपोजिट बातें हो गई। अगर हम सॉल्वेशन से सोचे तो प्राइमरी अमीन का केटायन स्टेबल है, और अगर हम डोनेशन से सोचे तो टर्शरी अमीन का। नेट ऑर्डर में सबसे आगे सेकेंडरी अमीन आती है, क्योंकि वहां दोनों फैक्टर्स बैलेंस्ड है, वहां पर कॉन्जुगेट बेस या केटायन भी काफी स्टेबल है, और एल्काइल ग्रुप भी डोनेटिंग दो दो लगे हुए हैं। इसीलिए एनसीईआरटी अगेन एक्सप्लेन्स कि यहां नेट ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर क्या है। ये देखिए, इथाइल अमीन में सेकेंडरी अमीन सबसे आगे, उसके बाद टर्शरी, उसके बाद प्राइमरी, और ये सब एलिफैटिक अमीन्स अमोनिया से तो ज्यादा बेसिक हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। डोनेटिंग ग्रुप्स बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते और विड्रॉइंग ग्रुप्स बेसिक कैरेक्टर को कम कर देते। यहां सेकेंडरी अमीन सबसे आगे आ गई मिथाइल अमीन में, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद टर्शरी, देन अमोनिया। ये डिफरेंस क्यों आया ये भी समझते हैं। एक सिंपल सी बात है, मिथाइल ग्रुप छोटा ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, उसका प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से यहां सॉल्वेशन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर रहा है और प्राइमरी अमीन का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है। इसके मुकाबले में इथाइल ग्रुप बड़ा ग्रुप है, वहां प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, इसीलिए टर्शरी ग्रुप आगे आता है, टर्शरी अमीन आगे आता है और प्राइमरी अमीन बाद में। ये थी एलिफैटिक अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर, और हम चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। अमोनिया के कंपैरिजन में कौन सी अमीन्स, ये सब अमीन्स अमोनिया के कंपैरिजन में तो ज्यादा बेसिक ही हैं, तो अमोनिया जो है वो तो सबसे पीछे जाना था। अगर अमोनिया सबसे पीछे जाना था मतलब हमारा आंसर जो है या तो सेकंड ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन। आगे सोचते हैं, सबसे आगे कौन सी अमीन? सेकेंडरी। ET स्टैंड्स फॉर इथाइल, C2H5 को हम इथाइल कहते हैं और उसका सिंबल जो है वो ET होता है। तो सबसे आगे हमारी ये आ गई बेटा सेकेंडरी अमीन, ये मोस्ट बेसिक है। और आपका आंसर क्या बन गया? सेकंड सबसे आगे, विच इज द मोस्ट बेसिक, सॉरी सबसे आगे थर्ड सेकेंडरी अमीन, ये सबसे आगे आ जाएगी बेटा। उसके बाद कौन सी अमीन आएगी? देखो वैसे थर्ड आगे तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, क्लियरली हमारा आंसर फोर्थ है, बट हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके बाद जो आएगी दैट इज टर्शरी अमीन, देन प्राइमरी अमीन एंड देन अमोनिया। ये था आपका अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर। कुछ और क्वेश्चंस हम बेसिक कैरेक्टर पर ही डिस्कस करते हैं। अनदर अच्छा क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं बेटा बेस्ड ऑन अगेन बेसिक कैरेक्टर। बेसिसिटी बेसिक कैरेक्टर एक ही बात है। आपके पास यहां ये 5 अमीन्स दी हुई हैं और आपको पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। इनको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें इस कंसेप्ट को देखना पड़ेगा कि कौन सी अमीन में लोन पेयर किस तरह से डीलोकलाइज हो रहा है, H पॉजिटिव किस तरह से गेन हो रहा है। इसके लिए लेट्स प्रोसीड टू द एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, ये सबसे पहली अमीन थी CH3 C डबल बॉन्ड NH NH2। इस अमीन में 2 नाइट्रोजन थे, एक NH वाला और एक NH2 वाला। अगर मैं इसका प्रोटोन, जब कोई बेस है तो वो H पॉजिटिव लेगा, अगर मैं इसका प्रोटोन फर्स्ट नाइट्रोजन के ऊपर ऐड करूं तो पहले नाइट्रोजन पर जब H पॉजिटिव गेन हुआ तो जो कॉन्जुगेट एसिड बना ये उसका स्ट्रक्चर था। इस कॉन्जुगेट एसिड में नाइट्रोजन का लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट कैसे? इस स्ट्रक्चर में इधर NH2 है, इस स्ट्रक्चर में इधर NH2 है, वहां यहां NH2 पॉजिटिव है और यहां इस तरफ NH2 पॉजिटिव है। तो ये 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
लेकिन किसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अमीन की कॉन्जुगेट एसिड के हैं। ये कॉन्जुगेट एसिड या अमोनियम केटायन जिसको हम बोल रहे हैं, ये उसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि H पॉजिटिव गेन करने के बाद जो बना उसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये अमीन आसानी से H पॉजिटिव ले लेगी, इसका काफी बेसिक कैरेक्टर है। बाकी अमीन्स के लिए भी देखते हैं, आंसर तभी डिसाइड होगा। यहां ये अमाइड है, इसमें इसका जो लोन पेयर है वो C डबल बॉन्ड O पर डीलोकलाइज हो रहा है और ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, वो लोन पेयर को अपनी तरफ विड्रॉ भी करेगा। क्योंकि लोन पेयर काफी हद तक डीलोकलाइज हो रहा है तो इस पर प्रोटॉन गेन होने की टेंडेंसी काफी कम है, H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी इसकी बहुत ही कम है। ये अमाइड है, अमाइड्स अमीन से वीकर बेसिस होती हैं और रीजन यही है कि लोन पेयर डीलोकलाइज हो गया, H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी बहुत ही कम है। नेक्स्ट अमीन को देखें तो अगेन नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां भी डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन अगर मुझे सेकेंड और थर्ड को कंपेयर करना है, वहां ऑक्सीजन है, यहां कार्बन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो लोन पेयर के डीलोकलाइज होने के चांसेस यहां ज्यादा हैं और यहां कम। मोर डीलोकलाइजेशन हो गई बेटा, लोन पेयर ज्यादा डीलोकलाइज हो गया तो H पॉजिटिव गेन करने की टेंडेंसी सेकंड की कम है और थर्ड की ज्यादा। मतलब अगर सेकंड और थर्ड में से बेसिक कैरेक्टर कंपेयर करना है तो थर्ड इज मोर बेसिक एज कंपेयर टू सेकंड। उसके अलावा ये अमीन जिसका नाइट्रोजन का लोन पेयर कहीं डीलोकलाइज नहीं हो रहा, ना ही इस पे H पॉजिटिव गेन करने से कोई रेजोनेंस आएगी, तो इसको हम मिडिल में रखेंगे, ना तो बहुत हायर बेसिक कैरेक्टर है ना बहुत कम। ये वाला जो अमीन है अगर हम इसको देखें ध्यान से, इसमें भी ये नाइट्रोजन 1 है और इस पे हमने H पॉजिटिव गेन करा है। H पॉजिटिव गेन करने से जो केटायन बना बेटे, यहां पर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। देयर आर 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वही केटायन के या कॉन्जुगेट बेस के। अगर हम फर्स्ट और फिफ्थ को कंपेयर करें तो फर्स्ट वाले में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए थे और फिफ्थ वाले में 3। बेटे जिसके जितने ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो मॉलिक्यूल उतना स्टेबल है। क्योंकि इस अमीन पर H पॉजिटिव गेन करके 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं प्रोडक्ट के, इसका मतलब ये अमीन सबसे आसानी से H पॉजिटिव ले लेगी, यानी ये अमीन सबसे ज्यादा बेसिक है। इसके साथ क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। सबसे ज्यादा बेसिक कौन सी थी बेटा? फिफ्थ वाली अमीन जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक है और फिफ्थ के बाद आएगा हमारा ये फर्स्ट वाला, क्योंकि इसके 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे। चलिए वापस चलते हैं, आंसर ये रहा सबसे ज्यादा फिफ्थ, उसके बाद फर्स्ट जिसके 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे केटायन के, उसके बाद आ जाता है बेटा फोर्थ जिसमें कोई लोन पेयर डीलोकलाइज नहीं हो रहा। इन दोनों में सेकंड और थर्ड में लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है तो H पॉजिटिव लेने की टेंडेंसी कम, ये दोनों सबसे पीछे आएंगे, लेकिन सेकंड सबसे वीकेस्ट बेस है क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से लोन पेयर बहुत ज्यादा डीलोकलाइज हो गया था। इसके साथ क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है, 5 फिर 1 फिर 4 फिर 3 और फिर 2। इसके साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटे नीट 2017 जैसे आप देख चुके हैं, नीट का आया हुआ PYQ, बहुत सिंपल कंसेप्ट, बेसिक कैरेक्टर। कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेसिक कैरेक्टर को बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, दे इंक्रीज द बेसिक कैरेक्टर, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स डिक्रीज द बेसिक कैरेक्टर। अब पहला स्ट्रक्चर जो दिया है इसमें वो है एनिलिन, और एनिलिन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। दूसरे स्ट्रक्चर में नाइट्रो ग्रुप लगाया हुआ है। नाइट्रो ग्रुप जो है इसका -I और -R इफेक्ट होता है। -I मतलब इंडक्टिव, R मतलब रेजोनेंस, माइनस मतलब दोनों ही विड्रॉइंग इफेक्ट्स हैं।
नाइट्रो एक बड़ा ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से। कंट्रास्ट मिथाइल, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप ही तो है, प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगी कुछ हद तक, लेकिन हाँ है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सिंपल कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो बेसिक कैरेक्टर बढ़ा देंगे और विड्रॉइंग वाले कम कर देंगे। इसके अकॉर्डिंग मिथाइल ग्रुप वाला जो टोलुइडिन है या मिथाइल एनिलिन है, ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक हुआ थर्ड, उसके बाद फर्स्ट, और लास्ट में आ गया हमारे पास सेकंड। थर्ड डोनेटिंग ग्रुप, फर्स्ट वाला जिसपे कोई ग्रुप नहीं लगा, सेकंड विड्रॉइंग वाले ग्रुप ने बेसिक कैरेक्टर को घटा दिया, डिक्रीज कर दिया। इसके साथ हम चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ चुके हम अमीन्स की रिएक्टिविटी पर। रिएक्शन का नाम है एसाइलेशन ऑफ अमीन्स। एसाइल ग्रुप क्या होता है? अभी एसाइल नाइट्रीन की बात कर रहे थे बेटा। एसाइल ग्रुप हम बोलते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप। कुछ और चीजें भी हैं यहां पर जो हमें डिस्कस करनी है, लेकिन उसके लिए पहले हम एसाइलेशन रिएक्शन देखते हैं कि वो क्या होता है। एनसीईआरटी का रिएक्शन है जी। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों अमीन्स, प्राइमरी या सेकेंडरी, इनमें से कोई भी अमीन्स जो हैं वो एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर के साथ एसाइलेशन दिखाती। इस रिएक्शन में होता क्या है? इस रिएक्शन में जो अमीन का हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा और उसकी जगह पे एसाइल ग्रुप आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बेटे एच निकलेगा और उसकी जगह पे ये सी डबल बॉन्ड ओ आर ग्रुप जो है वो उसकी जगह ले लेगा। इसीलिए हम इसको एसाइलेशन बोलते हैं। देखिए रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन। ध्यान से देखा जाए तो ये प्राइमरी अमीन है। नाइट्रोजन आगे दो हाइड्रोजन को बॉन्डेड है, एक कार्बन को, प्राइमरी। ट्रीट किया इसको CH3COCl, CH3COCl, इसको हम एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं। ये एक एसिड क्लोराइड है। रिएक्शन किस तरह से होता है? यहां से एक क्लोरीन और यहां से एक हाइड्रोजन, ये निकल गए। क्लोरीन और हाइड्रोजन जब यहां से निकल गए तो ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा। आपके पास जो प्रोडक्ट बना बेटा दैट इज C2H5NHCOCH3 एन इथाइल इथेनामाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है। ये सी डबल बॉन्ड ओ को एन जुड़ा है तो अमाइड, और एन के ऊपर एल्काइल ग्रुप लगा है तो सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, साथ में HCl। एनसीईआरटी ये भी क्लियर करती है कि इस रिएक्शन में आपको कोई बेस कैटलिस्ट लेनी पड़ती है। बेस जैसे कि पिरिडीन। पिरिडीन क्या होती है? ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग में एक कार्बन की जगह पर एक नाइट्रोजन डाल दीजिए, पिरिडीन बन जाता है। ये पिरिडीन क्यों डाली? पिरिडीन एक बेस है। बेस क्यों डाली? बेस इसलिए डाली कि ये जो बेस है प्रोडक्ट HCl को न्यूट्रलाइज करती रहेगी और रिएक्शन फॉरवर्ड साइड में आगे की तरफ चलता रहेगा। इसीलिए हमें यहां पर बेस कैटलिस्ट जो है उसकी जरूरत होती है। रिएक्शन इज कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। बेस भी ऐसी जो अमीन से स्ट्रॉन्गर हो, जैसे कि पिरिडीन। क्यों? क्योंकि पिरिडीन HCl जो बनता है उसे निकालती रहती है और इक्विलिब्रियम को राइट साइड यानी फॉरवर्ड साइड में शिफ्ट करती रहती है। कुछ और बातें एसाइलेशन के लिए ही। अच्छा, प्राइमरी अमीन से ये एसाइलेशन हुई, ये प्रोडक्ट बना। यहां हमें ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि क्या अगर हम एक्सेस एसिड क्लोराइड यूज कर दें तो क्या ये एसाइलेशन आगे भी चल पड़ेगी? ध्यान से देखें तो अभी भी नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन बाकी है। तो क्या अगर मैं इसमें एक और CH3COCl डाल दूं तो क्या रिएक्शन आगे भी हो जाएगा? नहीं, फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगा। व्हाई नो रिएक्शन? इसलिए क्योंकि यहां पर जो नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर
सी डबल बॉन्ड ओ पर डीलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा। बेटे ये एसाइलेशन रिएक्शन भी एक एसएन रिएक्शन है। यहां पर जो अमीन है, शुरू में जो हमने अमीन ली, अमीन जो है वो काम करती है न्यूक्लियोफाइल का। अब ये जो पहला प्रोडक्ट बन गया, यहां पर ये लोन पेयर तो डीलोकलाइज हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए ये जो प्रोडक्ट बन गया ये दोबारा न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसीलिए और ज्यादा एसिड क्लोराइड देने पर भी आगे रिएक्शन नहीं जाएगा, चाहे प्राइमरी या सेकेंडरी कोई भी अमीन हो, एक ही हाइड्रोजन एक एसाइल ग्रुप से रिप्लेस होता है। एक्सेस रिएजेंट के साथ भी दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा प्राइमरी के साथ। सिमिलर रिएक्शन बेटे सेकेंडरी अमीन के साथ भी है, ये रही सेकेंडरी अमीन, यहां भी एक हाइड्रोजन और यहां से निकला एक H और एक Cl, ये HCl साइड प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, और ये नाइट्रोजन जो है ये जाके जुड़ गया C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन पर। बेंजीन भी इस तरह से रिएक्शन दिखाता है, बेंजीन के साथ जो NH2 लगा है, बेंजीनामीन यानी एनिलिन, एनिलिन का ही दूसरा नाम बेंजीनामीन है। बस इसमें हमने एसिड क्लोराइड की जगह एसिड एनहाइड्राइड ले लिया, काम तो सेम है। आपके पास सेम प्रोडक्ट जो है बिल्कुल उसी तरह से बनते हैं। ये देखिए, ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन जाके अटैक करता है इस कार्बन पर और इसके साथ बाइंड कर लेता है। साइड प्रोडक्ट ये CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में एक हाइड्रोजन, तो ये हमारा एसिटिक एसिड साइड प्रोडक्ट बन गया। अमीन्स को रिएक्ट करने के लिए हम बेंजोइल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, और जब हम बेंजोइल क्लोराइड यूज करते हैं तो इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन बोलते हैं। बेंजोइल क्लोराइड, ये बेंजोइल क्लोराइड है जी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बेंजोइल क्लोराइड। अब वापस उस क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं कौन सी ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन एसिड क्लोराइड एनहाइड्राइड एस्टर से रिएक्ट करती हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से। बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन बेटे करेक्ट है। रिएक्शन ऑफ अमीन्स विद बेंजाइल क्लोराइड, यहां बेंजाइल क्लोराइड लिखा है, जबकि हमने अभी क्या देखा, बेंजोइल क्लोराइड। बेटे बेंजाइल क्लोराइड क्या होती है? अगर हम बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजाइल क्लोराइड तो ये रही कि बेंजीन के ऊपर CH2Cl लगा है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइल क्लोराइड। और बेंजोइल क्लोराइड तो ये थी कि बेंजीन के ऊपर COCl लगा है। यही रीजन है कि आपका बी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, बेंजाइल की जगह बेंजोइल होना चाहिए था, तब करेक्ट होता। रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराते हैं और वो बेस अमीन के से स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, जैसे कि पिरिडीन, बिल्कुल ठीक है। और बेंजीनामीन, इसको हम ट्रीट करें इथेनोइक एनहाइड्राइड, तो हाँ बेंजीनामीन विद इथेनोइक एनहाइड्राइड, यस, हमें जो मिलता है उस प्रोडक्ट का नाम जो है वो एसिटेनिलाइड है। एसिटेनिलाइड क्या है? ये जो प्रोडक्ट हमें यहां से मिला बेटा, इसको हम एन फिनाइल इथेनामाइड या इसको हम क्या कहते हैं, एसिटेनिलाइड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। क्वेश्चन ये था कि कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, 4 स्टेटमेंट्स में से 3 स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हुई, सिर्फ हमारा जो बी ऑप्शन है दैट इज बेसिकली फॉल्स, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसलिए आंसर हो गया 3 करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कहता है कौन से ऐसे हैं
जो कार्बाइलमीन टेस्ट देंगे उसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि कार्बाइलमीन क्या होती है और कार्बाइलमीन रिएक्शन या कार्बाइलमीन टेस्ट क्या है। चलिए देखें, एनसीईआरटी कहती है कार्बाइलमीन रिएक्शन में प्राइमरी एलिफैटिक या एरोमेटिक अमीन है। हम उसको ट्रीट किससे करते हैं? हम ट्रीट करते हैं उसको क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज बेसिकली कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म, साथ में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया और ऐसा करने से हमें जो मिलती है ये बेटे इसको हम कार्बाइलमीन कहते हैं। आइसोसाइनाइड, आइसोनाइट्राइल या कार्बाइलमीन एक ही बात है। जैसे हम इनको मिक्स करते हैं और थोड़ा सा वार्म करते हैं मिक्सचर को तो ये आइसोसाइनाइड या कार्बाइलमीन मिल जाती। कार्बाइलमीन या आइसोसाइनाइड फाउल स्मेलिंग, बैड स्मेलिंग कंपोनेंट्स हैं। जैसे ये बनती है इसकी तीखी पंजेंट सी स्मेल टेस्ट ट्यूब में से बाहर आती है और हमें पता चल जाता है कि आइसोसाइनाइड बन गई है। ये रिएक्शन एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन्स दिखाती, चाहे वो एलिफैटिक हो चाहे वो एरोमेटिक। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट नहीं दिखाती या कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं दिखाती। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन और इसको हम प्राइमरी अमीन के लिए टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। अगर हम ध्यान से देखें तो यहां नाइट्रोजन 2 कार्बन को बॉन्डेड है। क्योंकि नाइट्रोजन 2 कार्बन को बॉन्डेड है तो बेटे ये सेकेंडरी अमीन है। सेकेंड वाले में देखें तो नाइट्रोजन 2 कार्बन हियर 1 देयर, 2 इधर 1 इधर, 3 कार्बन को बॉन्डेड है तो ये टर्शरी अमीन है। अगर हम यहां ध्यान से देखें तो नाइट्रोजन अगेन 2 कार्बन को बॉन्डेड है तो ये सेकेंडरी अमीन है। और लास्ट वाले में नाइट्रोजन सिर्फ एक ही कार्बन को बॉन्डेड है विच मींस कि वो प्राइमरी अमीन है और कार्बाइल अमीन टेस्ट या रिएक्शन प्राइमरी अमीन ही दिखाती है, इसीलिए हमारा आंसर ये ऑप्शन होगा। ये था बेटे कार्बाइल अमीन रिएक्शन या टेस्ट। इसके साथ चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सेकेंडरी अल्कोहल देगा जब हम उसको HNO2 से ट्रीट करेंगे? HNO2 नाइट्रस एसिड कहते हैं हम इसको। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन क्या है चलिए देखें। प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करती है और बनाती क्या है? डाइजोनियम सॉल्ट। मगर वो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो अनस्टेबल होते हैं। पहले बनते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम जिसपे N2 पॉजिटिव लगा है, लेकिन वो टूट जाता है और टूट के दे देता है अल्कोहल। नाइट्रोजन N2 बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, निकल जाता है, रिलीज आउट हो जाती है। नाइट्रोजन गैस है ना, वो लीव को ऑफ कर जाएगी, निकल जाएगी रिएक्शन मिक्सचर से। अब यहां हमारा सवाल यह है कि सेकेंडरी अल्कोहल कैसे मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझने वाली यह भी है कि जब ये डाइजोनियम सॉल्ट से अल्कोहल बनता है तो बीच में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन जो है फिर उस पर आगे OH अटैक करके अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। यहां हमें सवाल ये पूछा था कि सेकेंडरी अल्कोहल कौन देगा। लेट्स सी कौन प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम पहली ऑप्शन को देखें तो ये तो अमाइड है, ये अमीन नहीं है। अमाइड पर HONO का रिएक्शन डिफरेंटली होता है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दोनों ही प्राइमरी अमीन है और हां हम देख चुके हैं कि प्राइमरी अमीन से अल्कोहल बनता भी है। सो आंसर या तो सेकेंड ऑप्शन है या थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ क्यों नहीं? क्योंकि फोर्थ में अगेन ये सेकेंडरी अमीन है, दिस इज नॉट अ प्राइमरी अमीन, जबकि अल्कोहल कौन देता है? प्राइमरी अमीन। अब हमें सेकंड और थर्ड ऑप्शन में से अपना आंसर ढूंढना है। लेट्स फाइंड आउट कि कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन को ट्राई करें, यहां से हमने NH2 तोड़ा, यहां पे आ जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज और ये जो बन गया बेटे
ये है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनेगा। ये कार्बोकेटायन अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये आगे 2 कार्बन को जुड़ा है, इट इज अ सेकेंडरी कार्बोकेटायन। सेकेंडरी कार्बोकेटायन में आगे कोई शिफ्ट भी नहीं होगी और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट है। यस, दिस इज अल्कोहल। ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है? अल्कोहल। क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल है? बिल्कुल हाँ, यहां इस पे OH लगा है, ये आगे 2 कार्बन को जुड़ा है। यस, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। आंसर तो मिल गया, लेकिन व्हाट अबाउट द सेकेंड ऑप्शन, उसे भी ट्राई करते हैं। यहां से NH2 निकलेगा, इधर बनेगा कार्बोकेटायन, लेकिन यहां से ये कार्बोकेटायन ले लेगा बेटे हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट लेने के बाद आपके पास जो कार्बोकेटायन बनेगा दैट इज अ टर्शरी कार्बोकेटायन, और टर्शरी कार्बोकेटायन के ऊपर जो अल्कोहल बनेगा वो भी टर्शरी अल्कोहल है। वो अल्कोहल भी कौन सा है? टर्शरी अल्कोहल। इसलिए ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। हमें कौन सा अल्कोहल चाहिए था? हमें चाहिए था बेटा सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहां से हमने HONO का प्राइमरी एलिफैटिक अमीन्स पर रिएक्शन देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी ऐसी अमीन है जो NaOH में जो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ऐसा कंपाउंड बनाएगी जो NaOH में सॉल्युबल है? इसके लिए हमें हिंसबर्ग रिएजेंट का रिएक्शन या टेस्ट देखना पड़ेगा। ये देखिए, अगेन NCERT का रिएक्शन है। हिंसबर्ग रिएजेंट होता क्या है? बेंजीन, ये सल्फोनिल और ये क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं। ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है। हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी अमीन के साथ इस तरह से रिएक्ट करता है कि प्राइमरी अमीन का एक हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन निकल जाता है। आपके पास जो प्रोडक्ट मिला वो बेंजीन सल्फोनामाइड है। बेंजीन सल्फोनामाइड के नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन लगा है, और क्योंकि यहां पे विड्रॉइंग S डबल बॉन्ड O लगे हैं, ये हाइड्रोजन बहुत ही एसिडिक है। इतना एसिडिक हाइड्रोजन है तो इसकी वजह से क्या होता है कि आप जब इस कंपाउंड को एल्कली में डालेंगे, क्योंकि ये एसिड है तो एल्कली में डिसॉल्व हो जाएगा। इस एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ये एल्कली के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। सिमिलर रिएक्शन अगर हम सेकेंडरी अमीन के साथ करते हैं तो सेकेंडरी अमीन में भी यहां से HCl निकलता है। आपके पास जो बना वो नाइट्रोजन पे 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, NN डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बना। लेकिन ये जो है इसके नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो ये एल्कली में नहीं घुलता है। बेसिकली ये एक टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन की डिस्टिंक्शन के लिए। प्राइमरी अमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट किया तो पहले वो ये बेंजीन सल्फोनामाइड बनाती है, लेकिन एल्कली डालते ही वो बेंजीन सल्फोनामाइड डिसॉल्व हो जाती है। सेकेंडरी अमीन बेंजीन सल्फोनामाइड तो बनाती है मगर एल्कली डालने से वो डिसॉल्व नहीं होती। अगर हम टर्शरी अमीन ले लें और उसे हिंसबर्ग रिएजेंट से ट्रीट कर दे तो टर्शरी अमीन के पास तो बेटे कोई एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, HCl निकलेगा ही नहीं, बेंजीन सल्फोनामाइड बनेगी ही नहीं। तो ये रिएक्शन एक टेस्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन में डिफरेंशिएट करने के लिए। इसके साथ हमारे क्वेश्चन पर जाते हैं। ऐसी सल्फोनामाइड चाहिए जो NaOH यानी एल्कली में सॉल्युबल है। तो एल्कली में सॉल्युबल कौन बनाता है? सिर्फ प्राइमरी अमीन ही है जिसकी सल्फोनामाइड एल्कली में सॉल्युबल थी। इसके साथ चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेंजीन के ऊपर NH2 लगा है, बेंजीन अमीन है, एनिलिन है, और एनिलिन का SE रिएक्शन कराना है। SE बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SE रिएक्शन में होता क्या है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगी और बेंजीन के H पॉजिटिव की जगह उसकी सब्स्टिट्यूशन कर देगी।
लेकिन जब बेंजीन पर NH2 ग्रुप लगा होता है तो NH2 हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। हाईली एक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का प्लस आर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, वो बेंजीन को अपना लोन पेयर दे देगा जो बेंजीन रिंग पर डिलोकलाइज हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि ये इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड है, बेंजीन पे इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर इसी तरह से एनिलिन पर हम रिएक्शन करवाएंगे तो इसकी दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पर अटैक हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि तीनों जगह पर अटैक ना हो, NH2 का एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए एनसीईआरटी का रिएक्शन। मेन प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आती है वो ये है कि बहुत हाई रिएक्टिविटी है NH2 की। उसे घटाने के लिए हम NH2 को प्रोटेक्ट करते हैं, और प्रोटेक्ट करने के लिए या तो हम एसिड क्लोराइड यूज कर लेते हैं या इसकी जगह पे हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। ये एसिटिक एनहाइड्राइड भी यहां यूज हो सकती है। दोनों ही ये करती हैं कि अमीन की एसाइलेशन करती हैं, और इससे क्या होता है, ये एसिटेनिलाइड जो बना इसमें लोन पेयर कुछ हद तक CO पे डिलोकलाइज होता है। तो बेंजीन रिंग पे भी डिलोकलाइज होता तो है, लेकिन उतना नहीं जितना एनिलिन का होता था। एनिलिन में ज्यादा डिलोकलाइजेशन थी बेंजीन पर। रिजल्ट ये हुआ कि बेंजीन रिंग को ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिली, बेंजीन बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, और SE रिएक्शन होगा तो सही लेकिन तीनों पोजीशंस पर नहीं होगा। पहले हम क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक्टिवेशन को हम घटा कैसे सकते थे। सिंपल, या तो एसिड क्लोराइड से या एसिड एनहाइड्राइड से। हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एसिड क्लोराइड की, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर CH3COCl होगा। इसी रिएक्शन को कंटिन्यू करते हुए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि हमारे पास एनिलिन थी, हमने उसे ट्रीट किया। बेटा AC स्टैंड्स फॉर, AC जो है वो CH3CO के लिए होता है, इसका सिंबल है। ये AC2O मींस एसिटिक एनहाइड्राइड, फिर ब्रोमीन CCl4 डाला, फिर वाटर डाला, क्या प्रोडक्ट बनेंगे। अगेन NCERT का रिएक्शन, ये रहा एनिलिन। एनिलिन पे हमने एसिटिक एनहाइड्राइड डाली, प्रोटेक्शन हो गई, एसिटेनिलाइड मिली। एसिटेनिलाइड पे जब हमने ब्रोमीन एसिटिक एसिड या ब्रोमीन CCl4, दोनों चलेगा बेटा, सॉल्वेंट का काम करना है उसने, तो यहां पर पैरा पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो गई, और हाइड्रोलिसिस करने पर वो जो आपके पास अमाइड बन गया था वो वापस से हाइड्रोलाइज हो जाता है अमीन में। इससे फायदा ये हुआ ना कि आपके पास सिर्फ एक ही पोजीशन पर ब्रोमीन लगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना। अगर इस पर सीधा ब्रोमीन डाल देते तो तीनों जगह पर ब्रोमीन अटैक कर जाता, दोनों ऑर्थो और एक पैरा, तीनों पे अटैक हो जाता। तो अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 ब्रोमो एनिलिन। 4 ब्रोमो एनिलिन को हम पैरा ब्रोमो एनिलिन भी कहते हैं। इसीलिए बेटे ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, NH2 के साथ वाली, ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो हैं। अगर हमें मेटा पोजीशन चाहिए तो बीच में से एक छोड़ दो, ये मेटा पोजीशन है, और पैरा उसके जस्ट ऑपोजिट, बीच में से 2 पोजीशंस छोड़ दी तो उसे हम पैरा पोजीशन कहते हैं। इसके साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन, अगेन नीट का आया हुआ PYQ, देखिए नीट 2018 का क्वेश्चन। एनिलिन की नाइट्रेशन की स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो हमें मेटा नाइट्रो एनिलिन भी मिला, और क्यों मिला उसका रीजन हमें फाइंड करना है। उसके लिए हमें नाइट्रेशन ऑफ एनिलिन को समझना पड़ेगा। बेटे नाइट्रेशन भी एक SE रिएक्शन है। SE रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं, हम एनिलिन लेते हैं, हम उसे ट्रीट करते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर यानी नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। हमें ये तीनों प्रोडक्ट मिलते हैं, ये ऑर्थो नाइट्रो एनिलिन, ये पैरा नाइट्रो एनिलिन, और ये मेटा नाइट्रो एनिलिन भी। ऑर्थो और पैरा नाइट्रो तो बनना ही चाहिए था, क्योंकि NH2 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई होगी, इलेक्ट्रोफाइल ने वहां अटैक किया होगा।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेटा प्रोडक्ट कैसे बना। मेटा प्रोडक्ट ऐसे बना कि आपने नाइट्रेशन के लिए नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया है, दोनों ही बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक मीडियम होने की वजह से ये जो एनिलिन है ये काफी हद तक एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा एनिलीनियम आयन, और एनिलीनियम आयन का ये जो NH3 पॉजिटिव है ये मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग मतलब आने वाली इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर भेज देता है, इसलिए ये आपके पास मेटा प्रोडक्ट भी मिला। तो देखें नीट का PYQ क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एसिडिक मीडियम में एनिलिन जो है वो एनिलीनियम आयन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आप देख रहे हैं कैसे नीट के आए हुए PYQ भी एग्जैक्ट NCERT के रिएक्शंस पर ही बने हुए हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ बढ़ते हैं आगे। अगेन एनिलिन, और एनिलिन पर डाला HNO2 नाइट्रस एसिड 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और दूसरी तरफ HNO2 डाल के वाटर भी डाल दिया। दो प्रोडक्ट मिले A और B। क्वेश्चन पूछ रहा है A और B के फर्दर रिएक्शन से हमें क्या मिलेगा। उसके लिए हमें ये रिएक्शन समझने पड़ेंगे। जो एरोमेटिक अमीन्स हैं ये नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करती है। नाइट्रस एसिड HNO2 लो टेम्परेचर पर, ये HNO2 के लिए बेटा हमें NaNO2 और HCl डालना पड़ता है। यहां से हमें ये जो मिलता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दोनों एक ही बात। यहां से साथ में NaCl और वाटर मिल जाएगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटे डाईएजोटाइजेशन। ओनली द फर्स्ट रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाईएजोटाइजेशन, जिसमें हमने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया। अगर हम बात करें डाइजोनियम क्लोराइड की आगे, तो ये जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो आगे रिएक्ट करता है। क्वेश्चन पर जाते हूं वापस। यहां से हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिल चुका है। दूसरे रिएक्शन में क्या मिला, यहां भी पहले तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मिला HNO2 के साथ, लेकिन बाद में ना आपने पानी भी डाल दिया है। वाटर डालने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हाइड्रोलाइज करके फिनॉल दे देता है। ये मिल गया हमें फिनॉल। मतलब A प्रोडक्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था और B प्रोडक्ट फिनॉल था। अब फिनॉल और डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन देखने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फिनॉल के साथ रिएक्ट करता है। फिनॉल की पैरा पोजीशन से कपलिंग रिएक्शन होता है। ये पैरा पोजीशन, इसका हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन, यहां से निकला HCl और ये दोनों एक दूसरे को बाइंड कर गए। ये जो प्रोडक्ट बना ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, एक ऑरेंज कलर की डाई है। इसको हम फिनॉल के लिए टेस्ट के तौर पे भी यूज करते हैं। कपलिंग रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी तरह की कपलिंग जैसी फिनॉल दिखाती है, सिमिलर रिएक्शन एनिलिन भी दिखाता है। यहां भी आपके पास HCl निकल जाएगा और आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा वो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। एजोडाइज बनती हैं फिनॉल से ऑरेंज कलर की और एनिलिन से येलो कलर की डाई। दोनों रिएक्शंस को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और अगर हम फिनॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाँ, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, क्योंकि बेंजीन का H पॉजिटिव निकला और उसकी जगह पर डाइजोनियम केटायन ने अटैक किया। एक इलेक्ट्रोफाइल की जगह दूसरी इलेक्ट्रोफाइल आई है। फिनॉल की कपलिंग बेसिक मीडियम में होती है और एनिलिन की कपलिंग एसिडिक मीडियम में होती है। दोनों जो हैं रिएक्शंस डिफरेंट मीडियम्स में शो करते हैं। अगर हम क्वेश्चन पे जाएं तो ये डाइजोनियम क्लोराइड बन चुका, ये फिनॉल बन चुका, और इन दोनों की कपलिंग से क्या मिला हमें, ये पहला वाला पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो ऑरेंज कलर की डाई थी। यहां हमने डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी सीखा और साथ ही साथ कपलिंग रिएक्शन भी सीख लिया। इसके साथ हम बढ़ते हैं आगे।
बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे करते हैं? एनिलिन नाइट्रस एसिड से ट्रीट करते हैं और उसको प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन वो डिकम्पोज कर जाता है। बेटा ये भी नीट का आया हुआ पीवाईक्यू और रिसेंटली लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, नीट 2025 का। तो यहां से ये डिकम्पोज कर जाता है, हम कह रहे हैं इजीली इन द ड्राई स्टेट। स्टेटमेंट 2 कहती है कि बेंजीन रिंग पर आयोडीन का सीधा सीधा इंसर्शन मुश्किल था, इसीलिए हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर KI डालकर इसमें रिएक्शन करवाते हैं। इसके लिए हमें डाइजोनियम सॉल्ट्स के रिएक्शंस देखने पड़ेंगे। चलिए देखिए, प्राइमरी एलिफैटिक अमीन तो बड़े अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट बनाती है, लेकिन जो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन है वो HONO के साथ या NaNO2HCl के साथ बेटे स्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स बनाती, हाईली स्टेबल तो नहीं बट हाँ स्टेबल जरूर होते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेटे डायजोटाइजेशन। डाइजोनियम सॉल्ट के आगे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो इसमें डाइजोनियम की जगह पर कोई चीज सब्स्टिट्यूट होती है। ये जो पहले 3 रिएक्शन हैं, दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड, बेटा इसको हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट पर उसकी डाइजोनियम निकालकर उसकी जगह पर हैलोजन सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, या साइनाइड भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये डाइजोनियम केटायन का फर्दर रिएक्शन है। कुछ और रिएक्शन देखते हैं जी। अगर हमने कॉपर और HX डाला तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं गैटोमैन रिएक्शन। इसी तरह से अगर हमने डाइजोनियम सॉल्ट पर HbF4 डाला, टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड, पहले डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट केटायन बनेगा और फिर उसके बाद फ्लोरोबेंजीन बन जाएगी। दिस इज फ्लोरोबेंजीन। बेटे इस रिएक्शन का नाम है बाल्स-शीमैन रिएक्शन। लास्टली डाइजोनियम के रिएक्शंस में अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में H3PO2 डालते हैं तो बेंजीन मिलता है, इथेनॉल डालने से भी हमें बेंजीन मिलता है, और अगर डाइजोनियम में KI डालें तो यहां पर बेंजीन पर आयोडीन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसके साथ मैंने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के सारे रिएक्शंस जो है वो आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं जो NCERT में। वापस चलते हैं और अपने क्वेश्चन पर जाते हैं। हम कह रहे हैं कि डाइजोनियम सॉल्ट्स को एनिलिन के रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं HONO के साथ, टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन है, और हाँ वो आसानी से डिकम्पोज कर जाते हैं, ड्राई स्टेट में इजीली डिकम्पोज करता है, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है इराइल डाइजोनियम सॉल्ट। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 कहता है डाइजोनियम सॉल्ट पर अगर हम KI डालेंगे तो हाँ आयोडीन उसकी जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, बेंजीन रिंग पर यह सब्स्टिट्यूशन मुश्किल थी, इसीलिए बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो हमारा आंसर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन। इसके साथ हमने डाइजोनियम के सारे रिएक्शंस जो हैं वो भी डिस्कस कर लिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। आई होप आप सबने अच्छे से अपना अमीन्स का चैप्टर रिवाइज कर लिया होगा। थैंक यू सो मच।